हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं आपके लिए डेली बायोलॉजी का एक एक वीडियोज़ लेकर के आता हूं। और जो आपका उम्मीद है बायोलॉजी में 92 नंबर क्रॉस करने का मेरे भाई, तो वो पूरा हो पाएगा, क्योंकि आपका पूरा बायोलॉजी जो है एक चैप्टर से लेकर के पूरा अंतिम तक जो है कि रिवीजन हो पाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन करवा देंगे। और फिर जब आप रिवीजन कर लोगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे गैस पेपर की ओर। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक बचा हुआ है। क्वेश्चन बैंक जो हम बोले थे 2024 से लेकर के तकरीबन 2017 तक का क्वेश्चन बैंक हम पूरा का पूरा करवा देंगे। ठीक है, तो फटाफट एक बार लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो मेरे भाई, मेरी बहना। एक बार लाइक कर दो और जल्दी से एक बार इस सेशन को शेयर कर दोगे। अगर जो भी नए बच्चे देख रहे होंगे वो इस सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अच्छा चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, और इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में तकरीबन हर साल 8 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हर साल 8 या फिर 9, क्योंकि ये जो है पूरा बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। ठीक है, ये जेनेटिक्स का मूल चैप्टर है, सबसे वेटेज है और सबसे हाईएस्ट मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, जिस तरह आप फिजिक्स में लगाते हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, तो उसी तरह यहाँ पर भी पूछा जाता है। देखो, जिसमें डायग्राम की आवश्यकता होगी मैं लेकर के जरूर आऊँगा, जो क्वेश्चन में नहीं होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखोगे डीएनए का संरचना है, डीएनए का संरचना कैसा होता है। देखोगे ये अगर डीएनए है एकल वलय, द्विवलय या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो सर एक द्विवलय तो हो जाएगा। देखो एक इधर है, एक वलय इधर है, एक वलय इधर है। या फिर आप देखो जो डीएनए है वो क्या है भैया, देखोगे वो क्या आपको डबल कुंडलन है। यस सर, डीएनए जो है वो हमारा द्विकुंडलन वाला संरचना होता है। देखोगे डीएनए आपका द्विकुंडलित संरचना होता है। और उसके बाद देखो यहाँ से देखोगे मेरे भाई, देखो हमारी बहनियाँ, यहाँ से देखोगे बिट्टू, यहाँ से देखोगे क्या है, यहाँ देखोगे ग्वानिन है और साइटोसिन से जुड़ा हुआ है, थाइमिन है, एडेनिन से जुड़ा हुआ है। तो ये नाइट्रोजन बेस हो गया, ये जो जुड़ा हुआ है वो आपको नाइट्रोजन बेस का काम करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सर डीएनए जो है वह हमारा द्विवलय संरचना है, डबल मॉडल हेलिक्स संरचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, सर न्यूक्लियोटाइड डीएनए का सबसे छोटा यौगिक क्या होता है। मतलब जो डीएनए बना है सर, ये जो डीएनए बना है सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है सर। तो क्या लगाएंगे आंसर, न्यूक्लियोटाइड। देखो एक सेकेंड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या इनमें से कोई नहीं। तो सर डीएनए का जो सबसे छोटा इकाई है, ठीक है, सबसे छोटा इकाई वो क्या हो जाएगा हमारा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। आंसर लगा दो। तो डीएनए का सबसे सूक्ष्म इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। सर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है, थोड़ा सा बता दो। देखोगे ये आपको हो गया पेंटो शुगर, ये हो गया नाइट्रोजन बेस, ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप। मतलब जब नाइट्रोजन बेस और पेंटो शुगर, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, जब ये तीनों मिलते हैं तो आपको न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। समझ में आया, ये तीनों का तीनों न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अब देखोगे आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे फंसाता है। देखोगे पेंटो शुगर, ये जो पेंटो शुगर सर बहुत अच्छा है, ये जो नाइट्रोजन बेस से जो जुड़ा हुआ है, ये जो नाइट्रोजन बेस है इनसे जो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है। आंसर लगाओगे सर ये कौन सा बॉन्ड है, आपको बताए हैं नाइट्रोजन बेस और पेंटो शुगर आपस में किस बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। आंसर लगा दोगे। तो सर नहीं पता है, क्या लगा दोगे हमारा एन ग्लाइको बॉन्ड, ये जो है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो फॉस्फेट जुड़ा है किस बॉन्ड के द्वारा, तो सर फॉस्फोरिक बॉन्ड के द्वारा। बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ जो दो नाइट्रोजन बेस जो आपस में जुड़ा रहता है वो किस बॉन्ड के द्वारा, तो सर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तीनों बॉन्ड याद रखोगे। मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस से आपस में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, जबकि दो नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, और एक पेंटो शुगर जो है फॉस्फेट ग्रुप से फॉस्फोरिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। ये तीनों चीज याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या देखो भैया कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है, आपको बताए हैं सर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है, तनिसन बता दो। देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड है तो एक पेंटो शुगर एक नाइट्रोजन बेस से, ना सर
पेंटो शुगर फॉस्फेट ग्रुप से नहीं सर, शुगर नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप से यस सर, ये तीनों मिलता है न्यूक्लियोटाइड में जो है ना मेरे भाई बहनियाँ, ये तीनों मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा बच्चों, तो ये तीनों मिलेगा मेरे भाई। देखोगे कैसे मिलता है, तो देखो एक पेंटो शुगर, ये पेंटो शुगर हो गया, अच्छी बात है सर। पेंटो शुगर से नाइट्रोजन बेस जुड़ा है, अच्छी बात है। और यहाँ देखो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो जो संरचना है वही लेकर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस है क्षार, शुगर पेंटो शुगर, पेंटो शुगर, ये तीन यौगिक मिल करके, तीन गो तत्व जो है यह मिल करके नाइट्रोजन बेस का निर्माण, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। समझ में आ गया। और ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का सबसे छोटी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखोगे कि सर न्यूक्लियोटाइड, देखो न्यूक्लियोसाइड, देखो सर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड तो देख लिए हो, अब बता दो सर न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है। देखोगे तो न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है, पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस गलत है सर, पेंटो शुगर फॉस्फेट ग्रुप गलत है, क्या लगा दोगे, अब नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट ग्रुप गलत है, तो क्या लगा दोगे, एक सेकेंड, पेंटो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप नहीं, पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस, ऑप्शन क्या लगा दोगे, आंसर ए हो जाएगा। देखो जो न्यूक्लियोसाइड होता है ठीक है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है, यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, यहाँ पर क्या था फॉस्फेट ग्रुप था ना PO3, लेकिन PO3 की जगह पर OH आ गया। देख लो पेंटो शुगर हो गया, ये नाइट्रोजन बेस हो गया, और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप उपस्थित है, मतलब न्यूक्लियोसाइड में केवल पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस ये दोनों मिल करके क्या करता है आपको, तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। समझ में आ गया, यह दोनों मिलकर के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डीएनए का अणु में, अगर डीएनए का अणु में 18% एडेनिन है, साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन कितना परसेंट होगा, 34%, 74 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, या फिर 32 हो जाएगा। अगर डीएनए का अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन क्या हो जाएगा भैया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 32% हो जाएगा, आंसर लगा दो। अगर डीएनए में नाइट्रोजन बेस अगर 18% रहेगा तो एडेनिन 32% हो जाएगा। अगला देखिएगा कि डीएनए का अणु में प्यूरिन होता है, मतलब जो डीएनए है उसमें नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक होता है आपको प्यूरिन और एक होता है आपको पिरामिडिन, ठीक है। तो भैया पूछा जा रहा है प्यूरिन, प्यूरिन का दो पुत्र कौन सा सर, एक एडेनिन और एक क्या हो जाएगा हमारा गुआनिन, ठीक है। पिरामिडिन का दो बेटा क्या हो जाएगा सर, एक थायमिन और क्या हो जाएगा एक साइटोसिन, याद है। तो प्यूरिन में क्या लगाओगे, एडेनिन और गुआनिन लगा दो, ऑप्शन सही है। एडेनिन में क्या हो जाएगा हमारा प्यूरिन, एडेनिन में क्या हो, प्यूरिन में क्या हो जाएगा एडेनिन और गुआनिन, और पिरामिडिन में क्या हो जाएगा थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखोगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डीएनए का अनुक्षार का पिरामिडिन में पाया जाता है, जो डीएनए है उसके अनुक्षार में क्या पाया जाता है पिरामिडिन में, अभी तुरंत बताए हैं, साइटोसिन और थायमिन, एडेनिन और गुआनिन। देखोगे भाई एडेनिन और गुआनिन क्या हो जाएगा, तो एडेनिन और क्या हो जाएगा, क्या है एडेनिन और गुआनिन हो जाएगा, या फिर साइटोसिन और यूरेसिल हो जाएगा, थायमिन और यूरेसिल। तो सर जो पिरामिडिन की बात करे थे अभी बताए थे ना, पिरामिडिन का दो पुत्र क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा थायमिन, एक हो जाएगा साइटोसिन। तो क्या लगा दोगे थायमिन और साइटोसिन, यूरेसिल तो कतई नहीं होगा, थायमिन साइटोसिन और यूरेसिल, हाँ साइटोसिन यूरेसिल भी नहीं होगा, एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, आंसर ए है, बता दो आंसर ए लगाओगे बहना, आंसर ए हो जाएगा साइटोसिन एवं थायमिन जो है वह डीएनए का अनुक्षार जो है कि पिरामिडिन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या देखोगे कि आरएनए का अनुक्षार प्यूरिन में क्या पाया जाता है, आरएनए का अनुक्षार प्यूरिन में क्या पाया जाएगा भैया, तो इसका भी प्यूरिन में दो पुत्र, प्यूरिन का दो बेटा, क्या लगा दोगे, एक एडेनिन और एक गुआनिन, क्या लगा दोगे सर, तो एडेनिन और गुआनिन। हमेशा याद रखोगे ये जो एडेनिन और गुआनिन जिसको प्यूरिन कहते हैं ये आपका डीएनए, याद रख लो निशांत, याद रख लोगे भैया, रंजीत देखोगे ये आरएनए और क्या करोगे डीएनए दोनों में समान हो रहता है,
ये क्या रहता है, तो डीएनए और आरएनए दोनों में 100% बिल्कुल का बिल्कुल यह समान रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, आरएनए का अणुक्षार पिरामिडिन में क्या पाया जाता है। ये अणुक्षार पिरामिडिन में आंसर बता दोगे सर, साइटोसिन और थाइमिन, साइटोएडेनिन और गुआनिन, ये तो नहीं होगा भैया, साइटोसिन और यूरेसिल या फिर थाइमिन और यूरेसिल। देखोगे आरएनए में कभी भी थाइमिन नहीं पाया जाएगा। जब पिरामिडिन की बात किया जाएगा तो क्या लगा दोगे सर, साइटोसिन, देखो साइटोसिन, एक सेकंड, साइटोसिन और क्या हो जाएगा हमारा, तो यूरेसिल हो जाएगा। क्या लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, साइटोसिन और यूरेसिल, साइटोसिन और यूरेसिल। जो आरएनए है, आरएनए का पिरामिडिन में क्या हो जाएगा, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखोगे, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, जो सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो कि केवल और केवल डीएनए में ही पाया जाता है, बाकी आरएनए में नहीं पाया जाता है। ग्वानिन लगा दोगे, थाइमिन लगा दोगे, साइटोसिन लगा दीजिएगा या फिर यूरेसिल, आंसर लगा दो। कौन सा नाइट्रोजन क्षार केवल डीएनए में पाया जाएगा बहना, तो क्या हो जाएगा हमारा, थाइमिन। निशांत, केवल और केवल जो ये थाइमिन जो है भैया, ये थाइमिन सिर्फ और सिर्फ ओनली वन डीएनए, समझ में आ गया, ये जो है यह वनली किस में पाया जाएगा, तो यह हमारा डीएनए में पाया जाएगा। ठीक है, थाइमिन सिर्फ और सिर्फ हमारा डीएनए में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कौन सा नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार जो है कि सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। मतलब कौन सा नाइट्रोजन बेस है पिरामिडिन का जो कि केवल और केवल आपको आरएनए में ही पाया जाता है, तो आंसर लगा दो भैया, तो क्या हो जाएगा हमारा, यूरेसिल हो जाएगा बहना। यूरेसिल लगा दोगे, ये जो है कि हमारा यूरेसिल, ये क्या करेगा, तो यह केवल और केवल आरएनए में ही पाया जाता है। यूरेसिल हमेशा आरएनए में पाया जाएगा और जबकि थाइमिन हमेशा डीएनए में पाया जाता है। अगला देखोगे कि डीएनए जो है वह किसका आनुवांशिक पदार्थ है, टीएमबी वायरस का, बैक्टीरियोफेज का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो डीएनए है, डीएनए किसका आनुवांशिक पदार्थ है सर, तो क्या लगा दोगे, बैक्टीरियोफेज का लगा दोगे। ये जो बैक्टीरियोफेज है ना मेरे भाई मेरी बहना, ये बैक्टीरियोफेज का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता, अब आंसर लगा दो। कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो कि सर डीएनए में नहीं पाया जाएगा, क्या लगाओगे, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन या फिर यूरेसिल। तो सर डीएनए में जो नहीं पाया जाता है वह हमारा यूरेसिल। क्यों नहीं पाया जाएगा बहना, क्योंकि सर यूरेसिल जो है पिरामिडिन है और यह केवल और केवल, यह जो भैया देखोगे, यह देखो, यह केवल और केवल किस में पाया जाएगा भैया, तो यह केवल और केवल आपको आरएनए में। ठीक है, यह केवल और केवल आरएनए में ही पाया जाता है यूरेसिल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन क्षार आरएनए में नहीं पाया जाता है, कौन सी नाइट्रोजन क्षार है जो आरएनए में नहीं पाया जाता है, क्या लगा दोगे, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आंसर लगा दो, तो क्या बताओगे सर, देखो प्यूरिन जो है, हमेशा बताते हैं प्यूरिन जो है वह दो प्रकार का होता है, एडेनिन और गुआनिन। ये जो है आपको आरएनए और डीएनए दोनों में समान होता है। ठीक है, तो क्या लगा दोगे, जो डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो डीएनए में हमारा क्या नहीं, आरएनए में क्या नहीं पाया जाएगा, हमारा थाइमिन कभी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जो थाइमिन है वह केवल और केवल डीएनए में ही पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, न्यूक्लिक अम्ल का नाइट्रोजन क्षार के बीच कौन सा बंध पाया जाता है, आंसर लगा दोगे, न्यूक्लिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षार के बीच कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, क्या ईस्टर बॉन्ड दोनों, या हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या लगा दोगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल वही हो गया न्यूक्लियोटाइड का जो पूरक होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है, किसका बहुलक है, तो न्यूक्लिक अम्ल, देखो ये जो न्यूक्लिक है ये आपको पता है ना, एक पेंटो शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप, ये मिल करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो क्या लगा दोगे, न्यूक्लियोटाइड का, आंसर लगा दो, बी हो जाएगा। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है उसका छोटी इकाई न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, जब ये न्यूक्लियोटाइड काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा,
ये क्या करेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेगा और उसके बाद जाके एक डीएनए का निर्माण होगा। अगला देखोगे कि डीऑक्सीराइबोस तथा राइबोस शर्करा एक ही द्रव्य के हैं जिन्हें कहा जाता है। आंसर लगा दोगे डीऑक्सीराइबोस, मतलब देखो एक OH की कमी होती है इसमें जो है, क्या होता है, एक सेकेंड डायग्राम ही नहीं बनता है इसमें जो है ना, हो भैया इसमें क्या हो जाएगा, एक OH की कमी हो जाती है तो क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस। तो क्या लगा दोगे, किस में होता है, पेंटोज में। आंसर लगा दो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि डीएनए का न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देख सकते हैं। जो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड जो व्यवस्था है उसको हम किसके द्वारा देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, प्रकाश माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा वायलेट और क्या है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज द्वारा। तो क्या लगा देंगे सर, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। आंसर लगा दोगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा जो ये जो डीएनए है, यह डीएनए के आंतरिक संरचना को हम लोग देख सकते हैं, इसमें पैकिंग किस हिसाब से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखोगे, जब डीएनए का विलंगन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब क्या होता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है या इसका विकुंडलन हो जाता है, यह 10 लाख से भी अधिक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है या फिर आरएनए में बदल जाता है। तो क्या होता है सर, यह आपको विकुंडलन हो जाता है। क्या लगा दोगे, विकुंडलन हो जाएगा, मतलब काफ़ी अनेकों संख्या में यह टूट जाता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। आपको बताए हैं अगर पूछेगा कवक की कोशिका भित्ति को किस एंजाइम द्वारा तोड़ते हैं तो काइटिनेज। अगर पूछेगा कि देखो भैया न्यूक्लिक अम्ल को किस एंजाइम द्वारा खंडित करते हैं तो क्या लगा दोगे, न्यूक्लियेज। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियस द्वारा, काइटिन की कोशिका भित्ति को तो काइटिनेज एंजाइम द्वारा, सेलुलोज को अगर तोड़ेंगे तो सेलुलोज एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरेसिल किससे संबंधित है। आंसर लगा दोगे कि सर जो ये यूरेसिल जो है यह किस में पाया जाएगा मेरे भाई, तो क्या लगा दोगे, डीएनए, आरएनए, टीआरएनए या एमआरएनए। तो यूरेसिल जो है ना वह किस में पाया जाएगा, वह हमारा आरएनए में पाया जाएगा। क्या लगा दोगे, यूरेसिल जो है वह आरएनए में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि एंटीकोडोन किस में पाया जाता है। आंसर लगा दोगे डीएनए, आरएनए, एमआरएनए या फिर टीआरएनए। जो एंटीकोडोन है देखो ये टीआरएनए हो गया, ये पूरा का पूरा संरचना टीआरएनए, ये देखो टी लूप, ये देखो डी लूप, ये है आपको एंटीकोडोन। जो क्या करता है, जो देखो यहाँ कोडोन वाले भाग से पढ़ने का कार्य करता है। ठीक है, एमआरएनए का त्रिक क्षार को पढ़ने का कार्य करता है। और क्या लगा दो कि सर यह डीएनए का भाग है। ठीक है, यह डीएनए का सबसे नीचा वाला भाग है। अगला क्वेश्चन देखोगे, निम्न में से आनुवांशिक सूचना को निहित करता है, आनुवांशिक सूचना को कौन निहित रखता है। आंसर लगा दोगे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन है वो पदार्थ, कौन है वो यौगिक जो डीएनए का संरचना को, आनुवांशिक सूचना को निहित रखता है। तो सर वो क्या हो जाएगा हमारा, केवल और केवल डीएनए हो जाएगा। क्या बहना, डीएनए हो जाएगा। यह केवल और केवल डीएनए को क्या करता है, तो अनुवांशिक सूचित रखता है। अगला देखोगे, निम्न में से प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो सर जब बात आएगी प्रोटीन का निर्माण का तो आरएनए करता है। आंसर लगा दोगे तो सर आरएनए जो है यह प्रोटीन का निर्माण करता है, जबकि डीएनए जो है वह आनुवांशिक सूचना को निहित रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखोगे, ओंकाजांग की फ्रेगमेंटेशन कब बनता है। लाइक कर दो मेरे भाई, मेरी बहन, लाइक कर दिया करो, लाइक कर दो एक बार मेरे भाई, जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट एक बार लाइक कर दो, एक बार जल्दी से लाइक कर दो। डीएनए का सतत द्विगुणन पर, डीएनए का असतत द्विगुणन पर, डीएनए का पश्चगामी स्टैंड पर या इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए का असतत द्विगुणन पर और डीएनए का पश्चगामी स्टैंड क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों लगा दोगे। ठीक है, बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, डीएनए से आरएनए का निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं। मतलब कि जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो यह घटना को हम लोग क्या कहते हैं। तो सर इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, आंसर लगा दो फटाफट, आंसर लगा दोगे। क्या लगाओगे सर, तो इसका जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर लगा दो, अनुलेखन की क्रिया हो जाएगा अनुलेखन। तो डीएनए से आरएनए के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, तो अनुलेखन की क्रिया कहते हैं। ठीक है,
क्या लगाओगे सर? अनुलेखन की क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। अगला देखोगे कि सर आरएनए से, एक सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा सर क्या है, देखोगे कि आरएनए से प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुवादन, अनुलेखन, सेंट्रल डोग्मा या इनमें से कोई नहीं। जब क्या हो जाएगा आपको आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा तब इसको क्या कहते हैं? आंसर लगा दोगे। जब आरएनए से क्या होगा कि हमारा प्रोटीन का निर्माण होगा तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? तो अनुवादन की क्रिया कहते हैं। आंसर लगा दोगे। क्या इस घटना को अनुवादन कहते हैं बहना? अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, देखो डीएनए से आरएनए तथा आरएनए से प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? जब एक क्या होगा डीएनए से आरएनए बना है, फिर वही आरएनए क्या करेगा आपको प्रोटीन का निर्माण करेगा, तो क्या कहते हैं? अनुवादन, अनुलेखन या फिर सेंट्रल डोग्मा। तो सर ये तीनों घटना को सेंट्रल डोग्मा से परिभाषित किया जाता है। क्या लगा दोगे? तो यह तीनों घटना को सर सेंट्रल डोग्मा से परिभाषित करते हैं। आंसर लगा दोगे। क्या हो जाएगा? तो सेंट्रल डोग्मा से इन तीनों को परिभाषित किया जाता है। आंसर सी लगा दो। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डीएनए से जो, देखो आरएनए से, एक सेकेंड क्या हो जाएगा? तो जो हमारा आरएनए से जो डीएनए बनता है वह कैसा डीएनए होता है? आंसर लगा दो। जो आरएनए से जो डीएनए बनता है वह कैसा डीएनए होता है सर? वो क्या होता है? बी डीएनए, जेड डीएनए, राइबोसोमल डीएनए या फिर सी डीएनए? आंसर लगा दोगे। रंजना कुमारी आंसर लगा दो। मेरे भाई फटाफट आंसर लगा दोगे। बिट्टू कुमार तो क्या लगा देंगे, हमारा जो है गोल्डी कुमारी बहना का लगा देंगे, हमारा ये सी डीएनए हो जाएगा। आंसर लगा दोगे। क्या हो जाएगा? तो सी डीएनए का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखोगे टीआरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन के त्रिक क्षार जो संदेश वाहक आरएनए से बंधता है उसको क्या कहते हैं? त्रिक कहते हैं, नॉनसेंस कोडन कहते हैं, एंटी कोडन कहते हैं या फिर समापन कोडन कहते हैं। देखो क्या होता है कि एमआरएनए का ऊपर क्या होता है? टीआरएनए है। टीआरएनए का वह कौन सा संरचना है जो कि आपको अभी देखे थे एयूसी था, जिसको पढ़ने का कार्य करता है, क्या कहे थे? एंटी कोडन कहे थे। आंसर लगा दोगे। एंटी कोडन हो जाएगा, एंटी कोडन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे निम्नलिखित में से प्रारंभन कोडन का उदाहरण बता दो। कौन सा उदाहरण है प्रारंभन कोडन का? तो वह कोडन जो प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को प्रारंभ करता है उसको प्रारंभन कोडन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यूएजी या फिर यूजीए, एयूजी और जीयूजी, यूएए यूएजी या फिर यूएए यूजीए। आंसर लगा दो मेरे भाई, फटाफट आंसर लगाओगे। आंसर लगा दो भाई, फटाफट आंसर लगा दो। गोल्डी कुमारी, रंजीत कुमार आंसर लगा दो। महेश क्या लगा दोगे सर? तो प्रारंभन कोडन जो है वह क्या हो जाएगा हमारा? एयूजी और जीयूजी हो जाएगा। क्या लगाओगे? एयूजी और जीयूजी हो जाएगा। अगला देखोगे निम्न में से कौन समापन कोडन है? समापन कोडन का उदाहरण कौन सा है? आंसर लगा दोगे कि सर समापन कोडन का उदाहरण कौन सा है? तो क्या लगा देंगे? एयूजी, जीयूजी या यूएए और यूजीए या यूएजी, जीयूजी या जीयूए। आंसर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा? यूएए, यूएजी और क्या लगा दोगे? यूएजी। आंसर क्या लगा दोगे? बी हो जाएगा। समापन कोडन क्या होता है? वह कोडन जो प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को समाप्त कर दे उसको समापन कोडन कहते हैं। अगला देखोगे सबसे अधिक तथा सबसे कम मानव गुणसूत्र कौन सा है? आंसर लगा दोगे। मतलब मानव के गुणसूत्र में कौन सा है? आंसर लगा दोगे। क्या लगा दोगे सर? तो कौन सा हो जाएगा? आंसर बता दो। गुणसूत्र 1 एवं वायु हो जाएगा। गुणसूत्र, एक सेकेंड, 1 एवं वायु हो जाएगा। आंसर क्या लगाओगे? तो आंसर आप लगा दो। क्या लगा दोगे? आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि अनुवांशिक कूट का संख्या होता है। सर अनुवांशिक कूट कितने प्रकार के होते हैं? 64 कूट, 32 कूट, 4 कूट या फिर 16? आंसर लगा दोगे। अनुवांशिक कूट की संख्या कितनी होती है? तो 64 होती है। क्या लगा दोगे सर? अनुवांशिक कूट की संख्या जो है वह आपको 64 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है कि ओपेरॉन मॉडल जो है, ओपेरॉन मॉडल को किसने प्रस्तावित किया?
आंसर लगा दो। सर ओपेरॉन मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? वाटसन और क्रिक ने, क्या मरेन वर्ग ने, नरेन हो जाएगा, नरेन वर्ग ने, या फिर जैकब मोनार्ड ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ओपेरॉन मॉडल क्या होता है? ओपेरॉन जीन होता है, ठीक है। देखोगे वह जीन जो क्या करेगा भैया, जो प्रोटीन के निर्माण की संश्लेषण में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? तो ओपेरॉन जीन कहते हैं। इसकी मॉडल को प्रस्तावित किसने किया था? तो जैकब और मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने। क्या लगाओगे? तो जैकब और मोनार्ड नामक वैज्ञानिक जो है वह ओपेरॉन मॉडल का प्रस्तावन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ओपेरॉन मॉडल जो है यह क्या दर्शाता है? जीन का संश्लेषण, जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन, या फिर जीन का फंक्शन। आंसर लगा दो, आंसर लगा दो। क्या लगा दोगे? ओपेरॉन मॉडल जो है वो हमारा जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। आंसर लगा दो भैया। तो ओपेरॉन मॉडल जो है कि वह हमारा जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है? खंडित जीन, ट्रांसपोजन जीन, जंपिंग जीन, या इन ये दोनों हो जाएगा। आंसर लगा दो। निम्नलिखित में से कौन है जो कि हमारा क्या हो जाएगा? मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है। तो क्या लगा दोगे मेरे भाई? आंसर बता दो। तो क्या हो जाएगा हमारा? ट्रांसपोजन और जंपिंग जीन दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा दो। क्या लगाओगे? तो ऑप्शन क्या लगा दोगे? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखोगे कि लेक ओपेरॉन का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लेक ओपेरॉन जो है आपको बताया है ओपेरॉन जीन क्या होता है? ओपेरॉन मॉड्यूलेटर। देखोगे अणु क्या है? अनुदेशी जीन क्रियाविधि, दमनकारी जीन क्रियाविधि, गृह संचालक जीन संरचना का, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगा दोगे? तो जो ओपेरॉन मॉडल जो है वो क्या करेगा? दमनकारी जीनों का क्रियाविधि करेगा। क्या लगा दोगे? तो वह क्या करता है? दमनकारी जीन का क्रियाविधि करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भैया? देखोगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में से क्या होता है? अब भैया बारी बारी बताएं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। देखोगे दो डीएनए के बीच भैया अंतर किया जाता है या फिर अलग किया जाता है, जिसके पश्चात अपराधी को पकड़ते हैं। तो कहाँ करते हैं? डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग दोनों का होता है, या फिर बेस पेयरिंग। आंसर लगा दोगे मेरे भाई? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आंसर लगा दोगे, ठीक है। आपको बता चुके हैं कहाँ कहाँ करते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग हो जाएगा या फिर डीएनए फिंगर। आंसर लगा दीजिएगा। आरएनए का संरचना कैसा होता है? आपके सामने में है कि सर आरएनए का संरचना कैसा होता है? फटाफट बताओगे। एकल वलय, द्वि वलय, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सर जो आरएनए का संरचना होता है वह हमारा एकल वलय होता है। लगा दोगे? आरएनए का संरचना जो है वह हमारा सिंगल स्टैंड आरएनए हो जाएगा। क्या लगा दोगे? तो इसका संरचना क्या हो जाएगा? हमारा सिंगल स्टैंड आरएनए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अनुवांशिक कोडोन होता है, जो अनुवांशिक कोडोन होती है जिसकी संख्या 64 होता है, जिसको क्या कहते हैं? AUG, GUG कहते हैं, UAG कहते हैं। आंसर लगा दो। यह कैसा होता है? तो सर यह कोमा युक्त नहीं होता है, यह कोमा रहित होता है, ठीक है। अनुवांशिक कोडोन कैसा होता है? तो यह हमारा कोमा रहित होता है, कोमा नहीं लिख सकते हैं। अगला देखोगे ओंकाजांकी खंड किस समय दिखाई देता है? प्रतिलिपिकरण समय, अनुलेखन के समय, अनुवादन के समय, या पराक्रमण के समय। आंसर लगा दोगे? आंसर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा सर? ओंकाजांकी खंड जो है यह क्या हो जाएगा? प्रतिलिपिकरण के समय बनता है, ठीक है। प्रतिलिपिकरण के समय दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखोगे। निम्न में से स्वपरागण स्वद्विगुणन में के लिए सक्षम है? कौन सा वह यौगिक है जो कि स्वद्विगुणन कर सकता है? आंसर लगा दो। तो क्या लगा दोगे? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, या इनमें से कोई नहीं। तो सर जो हमारा डीएनए है, हम देखे थे कि डीएनए का संरचना जो है वह हमारा डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ठीक है। तो डीएनए जो है वह क्या करेगा सर? तो वो क्या करेगा? डीएनए जो है ना वह क्या करेगा? हमारा स्वद्विगुणन करने का क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से अस्थाई है? निम्नलिखित में से अस्थाई मतलब अस्थाई नहीं है, क्या करते हो? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट। कौन है जो कि अस्थाई नहीं है? तो क्या लगा देंगे? हमारा जो आरएनए जो है वह हमारा अस्थाई है। डीएनए तो हमारा अस्थाई है, और डीएनए कैसा है? मजबूत होता है, ठीक है। क्योंकि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? आरएनए जो है वह हमारा कम अस्थाई होता है डीएनए का अपेक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न देखो डीएनए तथा क्या हो जाता है?
देखो क्वेश्चन क्या है कि डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से किसका निर्माण होता है। आपको पता है, देखो भैया एक सेकेंड, इसको क्या कहते हैं, ये जो गोलनुमा संरचना जो है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये देखो है ना। और हिस्टोन प्रोटीन पर जो ये गोल जो संरचना लिपटा हुआ है उसको क्या कहते हैं सर, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो क्या लगा दोगे, हमारा किसका निर्माण हो जाएगा भैया, आंसर लगा दो। तो सर क्या हो जाएगा ना, हमारा न्यूक्लियोसोम का निर्माण हो जाएगा। न्यूक्लियोसोम लगा दोगे, न्यूक्लियोसोम मतलब ये डीएनए और ये हिस्टोन प्रोटीन और ये डीएनए, ये दोनों मिल करके न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे कि डीएनए का खोज किसने किया था। आंसर लगा दो सर, डीएनए का खोज किसने किया था। आंसर लगा दो कि डीएनए का खोज किसने किया था सर, तो रॉबर्ट हुक तो नहीं किए थे, फ्रेडरिक मेस्चर ने किए थे। क्या लगा दोगे, फ्रेडरिक मेस्चर ने जो है कि वह डीएनए का खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डीएनए का द्विकुंडलन सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया। डीएनए का द्विकुंडलन सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया, वाटसन और क्रिक ने, मेंडल ने, रॉबर्ट हुक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगा दोगे, वाटसन और क्रिक जो है, क्या लगा दोगे भैया, तो डीएनए का द्विकुंडलन सिद्धांत को प्रस्तावित किए थे, लगा दोगे, आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि देखो अनुलेखन की क्रिया में क्या होता है, जो हम पढ़े हैं अनुलेखन को क्या कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं ना। मेरे भाई बता दो, बहना बताओगे, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए से प्रोटीन होता है, या फिर दोनों साथ साथ होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगा देंगे सर, जो अनुलेखन की क्रिया होती है उसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से आरएनए के निर्माण की क्रिया को अनुलेखन की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है देखोगे, हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है। ये जो आप देखे हो भैया, ये गोलनुमा संरचना, ये हिस्टोन प्रोटीन है, जिस पर क्या करता है कि जो डीएनए जो है भैया, देखोगे ये जो डीएनए है कुछ इस तरह से लिपटा रहता है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन कैसा संरचना है सर, यह आपको धनावेश धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक आवेश वाला संरचना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, यह सिद्धांत को किसने दिया। जो डीएनए है वह आनुवांशिक पदार्थ है, इस संरचना को किसने दिया, इस सिद्धांत को किसने दिया, तो हर्ष और चेस ने, मेसेंसन और स्टॉल ने, क्या लगा दोगे, मेंडल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर इसका क्या लगा देंगे भैया, हर्ष और चेस का यह कथन था, यह कहना था कि डीएनए जो है वह आनुवांशिक पदार्थ है। कैसे है, तो जब इसका एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखोगे तब समझ में आएगा। अगला देखोगे भैया कि डीएनए का प्रकृतिकरण सिद्धांत को किसने दिया, मतलब देखोगे कि डीएनए से, ठीक है, डीएनए का निर्माण की क्रिया को किसने दिया, तो मेसेंसल और स्टॉल ने दिया था। लगा दोगे, तो मेसेंसल और स्टॉल ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी एक साधन है। सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन क्या है, आंसर लगा दोगे, तो क्या लगा दोगे, फोरेंसिक विज्ञान का, फोरेंसिक विज्ञान में सैटेलाइट डीएनए का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके द्वारा होता है। जीन जो अभिव्यक्ति है उनका नियंत्रण, उनका पहचान किनके द्वारा होता है, तो प्रतिलेखन और अनुवादन दोनों हो जाएगा, प्रतिलेखन और अनुवादन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्रक प्रतिरोपण का खोज किसने किया था। केंद्रक जो होता है, जिस तरह क्या होता है, निषेचन के पश्चात कोई भी जो नर और मादा जो होता है मिलता है, उसके बाद जो आपको ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तो उसी तरह केंद्रक का प्रत्यारोपण का खोज किसने किया था, तो ब्रिक्स ने किया था। मेरे भाई बहना क्या लगा दो कि ब्रिक्स हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो इसको एक बार लाइक कर दो, जल्दी से इसको एक बार लाइक कर दो फटाफट। जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, और आप एक बार नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्या है भैया, देखोगे कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड किस तरह से, किस प्रकार भिन्न है। अब आपको बताए थे ना कि न्यूक्लियोटाइड जो है और न्यूक्लियोसाइड जो है वह कैसे भिन्न होता है एक दूसरे से, संरचना बताए थे सर। नाइट्रोजन क्षार समान पाया जाता है, शर्करा समान होती है, फॉस्फेट ग्रुप सर नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, तो जो न्यूक्लियोसाइड होती है उसमें फॉस्फेट ग्रुप का अभाव होता है, और जबकि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप का अभाव नहीं होता है। आंसर क्या लगा देंगे, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे कि जेनेटिक कोड कहाँ पाया जाता है।
मेरे भाई जेनेटिक कोड कहाँ पाया जाता है? आरएनए में, टीआरएनए में, आरआरएनए में या फिर एमआरएनए में? तो क्या लगा दोगे, हमारा जो एमआरएनए जो है इसमें क्या पाया जाएगा? तो जेनेटिक कोडोन पाया जाता है। ठीक है, जेनेटिक कोडोन जो है वह हमारा एमआरएनए में पाया जाएगा। रंजीत अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? आंसर लगा दोगे, विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? प्राकृतिक वर्ण, लैंगिक जनन, उत्परिवर्तन। तो सर उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन के ही दौरान जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। अगला देखोगे, जीन किससे मिल करके बना होता है? जो देखते हैं हम लोग, देखोगे अगर ये कोई भी नाइट्रोजन बेस है, ठीक है सर, यह नाइट्रोजन बेस के पास क्या है? नाइट्रोजन क्षार है। बहुत अच्छी बात है। तो सर ये जो नाइट्रोजन क्षार है इसमें हमारा जीन पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमारा जीन पाया जाता है। तो यह जीन किससे मिल करके बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन, लियो प्रोटीन। क्या लगा दोगे? लियो प्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड, पॉलीन्यूक्लियोसाइड या इनमें से कोई नहीं। तो सर जो डीन है, जीन है ना, वो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। क्या लगा दोगे? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। अगला देखोगे कि डीएनए का नाइट्रोजन क्षार होता है। जो डीएनए है उसका नाइट्रोजन क्षार कैसा होता है? आंसर लगा दो, आंसर लगा दोगे मेरे भाई कि डीएनए का जो है कि नाइट्रोजन क्षार कैसा होता है? सर तो डीएनए का जो नाइट्रोजन क्षार है वह हमारा क्या होता है? एडेनिन, देखो भैया कोमा काहे देते हो? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये डीएनए का हो गया। तो यूरेसिल है, काट देंगे। यूरेसिल है, काट देंगे। यूरेसिल है, काट देंगे। क्या लगा देंगे? यूरेसिल कतई नहीं पाया जाएगा। ठीक है, यूरेसिल केवल और केवल आपको आरएनए में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडोन नहीं है? देखो भैया मेरे भाई, समापन कोडोन तो लगा दोगे बिट्टू कुमार, जितने भी हो, देखो समापन कोडोन तो लगा दोगे, लेकिन समापन कोडोन कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन का उदाहरण नहीं है? तब क्या लगाओगे? यूएजी, यूजीए, यूएजी, एयूजी या फिर यूएए? तो सर समापन कोडोन हमारा एयूजी नहीं है, क्योंकि ये जो है यह आपको प्रारंभन कोडोन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से नॉनसेंस कोडोन का उदाहरण क्या हो जाएगा? आंसर लगा दोगे, एयूजी, जीयूजी, यूएजी या इनमें से दोनों? आंसर लगा दोगे कि सर नॉनसेंस कोडन का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो नॉनसेंस कोडन को क्या कोडन कहते हैं सर? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समापन कोडन भी कहते हैं। नॉनसेंस कोडन को ही समापन कोडन भी कहा जाता है। तो क्या लगा दोगे? यूएजी। क्या लगा दोगे? एयूजी और जीयूजी समापन कोडन, और यूएजी जो है ऑप्शन सी जो है यह हमारा क्या हो जाएगा? तो नॉनसेंस कोडन हो जाएगा। समापन कोडन को क्या कहते हैं? अनुवांशिक कोडन, प्रारंभन कोडन, समापन कोडन या इनमें से कोई नहीं? तो सर देखोगे भैया, अनुवांशिक कोडन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका दो पुत्र, कभी भी बाप बेटा की तुलना बाप से नहीं कर सकते। ठीक है, बेटा की तुलना उसके भाई से ही कर सकते हैं, तो क्योंकि उनसे जन्म हुआ है। तो सर ये तो क्या पिताजी हो गया, अब ये दोनों है। तो सर समापन कोडन को समापन कोडन को समापन कोडन ही कहते हैं। ठीक है, समापन कोडन को समापन या फिर नॉनसेंस कोडन कहते हैं। अगला देखोगे कि प्रोटीन का निर्माण, क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को प्रारंभ करता है। कौन सा कोडोन है जो कि प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को प्रारंभ कर देगा? तो यूजीए, यूएजी, एयूजी या फिर क्या लगा दोगे? यूएए। तो सर क्या लगा देंगे? जो प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को प्रारंभ करता है, प्रारंभन कोडोन एयूजी, और क्या लगा देंगे सर? तो जीयूजी जो है यह हमारा दोनों प्रारंभन कोडोन है। तो क्या लगा देंगे? कहां है? एयूजी। ऑप्शन सी करेक्ट है, एयूजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है भैया? तो निम्नलिखित में से कौन सा चारगॉफ का मुताबिक सही है? चारगॉफ के नियम के मुताबिक कौन सा आंसर सही है? तो सर जो चारगॉफ नामक जो वैज्ञानिक थे उनका यह कहना था कि भैया प्यूरिन बराबर क्या होता है? पैरामिडिन होता है। जो नाइट्रोजन बेस है उसमें प्यूरिन किससे जुड़ा? प्यूरिन बराबर पैरामिडिन की तुलना होती है। तो क्या लगा दोगे? एडेनिन और गुआनिन, प्यूरिन प्लस थायमिन और साइटोसिन। क्या लगा दोगे? हमारा क्या हो जाएगा भैया? तो यह क्या हो जाएगा? हमारा डीएनए के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाता है? डीएनए के लिए। अगर बात आएगा आरएनए के लिए, आरएनए के लिए अगर पूछेगा चारगॉफ का मुताबिक कौन सा सही है नियम, तो एडेनिन जो है वह गुआनिन से तो होगा, लेकिन यूरेसिल जो है वह साइटोसिन से होगा। यूरेसिल जो है वह साइटोसिन से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है। न्यूक्लियोसोम में क्या चीज होता है? तो सर हिस्टोन
हिस्टोन प्रोटीन के अणु, न्यूक्लियोटाइड के अणु, प्लाज्मिक प्रोटीन या न्यूक्लियर, आंसर लगा दो, न्यूक्लियर पोर कैप्सूल क्या है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आंसर लगा दो। तो हिस्टोन प्रोटीन के अणु जो है ना वह हमारा न्यूक्लियोसोम में उपस्थित रहता है। नहीं देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन अणु के ऊपर जब डीएनए अपना चारों साइड क्या करता है, अपना गोलाकार संरचना का निर्माण करता है, तो उसको क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, और गोलनुमा संरचना को हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बिल्कुल सही है, आंसर लगा दो, कौन सा नियम बिल्कुल सही है आरएनए के लिए। सर आरएनए जो है उसमें एडेनिन जो है वह यूरेसिल से जुड़ा होता है, और जो गुआनिन है वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ा होता है। बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ देखोगे सही है, ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए जो एडेनिन जो है वह यूरेसिल से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। अगला देखोगे क्या है कि न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजन बेस किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। देखो भैया न्यूक्लियोटाइड, एक सेकेंड, ये कुछ इस तरह का है, न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस में क्या ले, एडेनिन, देखो कोमा नहीं दिया जाता है, एडेनिन, गुआमिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो देखो ये तो नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक है सर। ये क्या हो गया, पेंटोस शुगर हो गया। ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम बताओ। तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या लगा दोगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड और क्या करोगे, एक नाइट्रोजन बेस जो है आपस में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 60 या 65 क्वेश्चन होगा, 65 क्वेश्चन आपके लिए था, ठीक है। और जरूर बताओगे मेरे भाई, लाइक कर दोगे, ठीक है। और चलते हैं होमवर्क की तरफ, आपको बताए हुए हैं कि होमवर्क के तरफ अब चलते हैं, और डेली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 40 होमवर्क देने की संभावना होगी। देखो हम बोले थे कि चैप्टर वाइज हम जो है कि प्रैक्टिस करवाएंगे। तो पुष्पी पौधे में नर और मादा अंग का सचित्र वर्णन करना है, मतलब नर अंग और मादा अंग का संरचना बना लो और उसके चित्र के बारे में लिख दो। पुष्पी पौधे में परागकोश का अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन करें। परागकोश का क्या अनुप्रस्थ काट होता है। लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। अगला देखोगे, लघु बीजाणुधानी का भ्रूण कोश का सचित्र वर्णन करें, 8 केंद्रक और 7 कोशिका। बीजांड का क्या लगा दोगे, तो सर बीजांड का सचित्र वर्णन करें। अगला देखोगे नेक्स्ट क्या है, तो परागकण का सचित्र वर्णन करें, जिसको नर युग्मक कहते हैं, 2 भित्ति पाई जाती है। लघु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगला देखो, गुरु बीजाणु जनन को परिभाषित करें। 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। पुष्पी पौधे में परागगण को परिभाषित करें। नर भाग से नर युग्मक का मादा वाले भाग पर पहुंचने की क्रिया क्या लगा दोगे, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, परागगण कहते हैं। अगला और भी है भैया, अभी थोड़ी हो जाएगा। अगला देखोगे, सजातीय परागण तथा स्वपरागण पर टिप्पणी लिखे, अलग अलग दोनों का टिप्पणी लिखना है। असत्य फल, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखे, ठीक है। मतलब छोटे छोटे टिप्पणी, जिस फल का निर्माण बिना अंडाशय का होता है असत्य फल, जिस फल का जिस जीव का निर्माण बिना निषेचन का होगा अनिषेक जनन, जिस फल का निर्माण बिना निषेचन का होगा अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, जब एक अंड निषेचित अंड 2 या 2 से अधिक भ्रूण का निर्माण करता है तो बहुभ्रूणता। विपुंसन तकनीक को परिभाषित करें, ठीक है, 2 नंबर में आता है। अब देखोगे अंतिम है, पर परागण तथा स्वपरागण में स्वयुग्मन में टिप्पणी लिखे। पर परागण क्या होता है लिख दोगे, सर स्वयुग्मन क्या होता है वो भी लिख दोगे। त्रिसंलयन को परिभाषित करें, त्रिसंलयन क्या होता है और भ्रूण पोष का निर्माण होता है। दोहरा निषेचन पर टिप्पणी लिखे। भ्रूण पोष पर, भ्रूण कोष, एक सेकेंड, हाँ, भ्रूण पोष पर टिप्पणी लिखे। भ्रूण पोष, एक सेकेंड, भ्रूण पोष जिसको त्रिगुणित कहते हैं, भ्रूण पोष पर टिप्पणी लिखे। 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन हुआ। अगला देखोगे 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 हुआ है। अगला देखोगे 12 13 14 15,
15 क्वेश्चन बायोलॉजी में सब्जेक्टिव मिला है और चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रहे हैं। ये 15 का 15 क्वेश्चन लिख करके दोगे। धन्यवाद। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना पढ़ाई करते रहो और बहुत आगे जाओगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करो, जो सब्जेक्टिव देते हैं वो बनाओ, कहीं से भी पढ़ाई करो लेकिन पढ़ाई करो। धन्यवाद।